केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार जिस रूप में, जिस तरीके से सभी उद्योगों को प्राइवेट के हाथों में यानी निजीकरण करने की योजना जो बनाई है, उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा काम कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रही है। इसके कारण श्रमिकों का शोषण हो रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में क्या, अभी से भी अगर समझा जाए या देखा जाए तो इन उद्योगों में ट्रेड यूनियन की अहमियत भी धीरे धीरे घटती जा रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में ट्रेड यूनियन की महत्ता लगभग समाप्त होने की स्थिति में बन जाएगी। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हिंद मजदूर सभा केंद्रीय कमेटी की बैठक विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में आयोजित की गई। यहाँ निर्णय लिया गया कि आगामी 3 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसके साथ ही 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश में प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। यह प्रदर्शन सरकार को ध्यान आकर्षित करते हुए इनकी जो मांगे हैं, जो किसानों को शोषण किया जा रहा है या श्रमिकों को शोषण किया जा रहा है, इससे संबंधित जो भी मांग पत्र दी गई है, इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए यह आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य कई मुद्दे पर चर्चा वहां हुई है। कोल इंडिया में कार्यरत मजदूरों के लिए जो वेतन समझौता 11 किया गया था, उसमें कुछ विवाद होने के बाद रांची में बैठक कर गत दिनों बैठक के बाद बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगर कोल इंडिया अपने श्रमिकों को दिए गए वेतन या दिए गए एरियर को वापस लेती है और 10वीं वेज बोर्ड समझौते को लागू करती है तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, 3 दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। इस 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने की घोषणा तो कर ली गई, लेकिन हस्ताक्षर किए जाने के तत्काल बाद नाथूलाल पांडे हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के बतौर अध्यक्ष उन्होंने यह दावा किया कि वो इस हड़ताल में तभी शामिल होंगे जब उनके द्वारा दिए गए कुछ अन्य मुद्दे को जोड़ा जाएगा। अगर यह मुद्दा जोड़ा जाना ही था तो हस्ताक्षर किए जाने के पूर्व होती, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हस्ताक्षर करवाया। इनके लोगों ने, इनके प्रतिनिधि ने वहाँ हस्ताक्षर किया, जो वहाँ राघवन जी थे, और उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि HMS तभी स्ट्राइक पे जाएगा जब इन मुद्दों को जोड़ा जाएगा। इस मुद्दे को भी हिंद मजदूर सभा की केंद्रीय कमेटी की बैठक में उठाई गई और वहाँ कई निर्णय लिए गए। वहाँ उस बैठक में शामिल कोल इंडस्ट्री से जो गए थे प्रतिनिधि, उन्होंने जो लौट कर बताया है और उन्हें जो वहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसके मुताबिक अब HMS की केंद्रीय कमेटी सीधे सभी प्रांतों के पदाधिकारियों से संपर्क करेगी, किसी मुद्दे पर चर्चा करेगी। यानी एक तरह से कहा जाए तो खदान मजदूर फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं नाथूलाल पांडे जी, उनका पावर सीज हो गया है। माने उनसे अब कम ही लोग पूछताछ करेंगे, कम ही लोग बात करेंगे। इसी तमाम मुद्दों पर SNS 24 न्यूज़ ने हिंद मजदूर सभा के महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू से बात करी है और उनने जो बात बताई है, उनने जो कहा है, आइए हम उनकी बातों को सुनते हैं। कन्याकुमारी जो बैठक हुई सेंट्रल कमेटी की, उसमें क्या क्या डिसीजन हुआ, किस किस मुद्दे पर चर्चा हुई थी? कन्याकुमारी में देखिए जी, एक तो 30 जनवरी 2023 को दिल्ली में नेशनल कन्वेंशन हुआ था वर्कर्स का, जिसमें 10 मजदूर संगठनों ने भाग लिया था, फिर इंडिपेंडेंट फेडरेशन और एसोसिएशनों ने जी। उसमें जो गवर्नमेंट की एंटी लेबर पॉलिसीज हैं उसके ऊपर 4-5 घंटे में डिटेल में चर्चा हुई थी सारी, के किस तरीके से लेबर लॉज को उन्होंने स्क्रैप करके 4 कोड बनाए हैं विदाउट किसी भी वर्कर से कंसल्ट किए हुए ऑर्गेनाइज लेबर से, और उसमें सारे के सारे जितने भी प्रोविजन कर दिए हैं वो एम्प्लॉयर्स के लिए कर दिए हैं, मल्टीनेशनल के लिए कर दिए हैं।
जी। और उसके बाद भी अभी तक गवर्नमेंट उसके ऊपर बात करने को, जो हमने 12 मजदूर संगठनों ने, जिसमें बीएमएस भी शामिल था, आईएलओ ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें जो सजेशन दिए थे हमने जी। रूल्स के ऊपर भी, वो भी गवर्नमेंट ने एक भी उसमें से नहीं माना अभी तक। जी। और फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट इशू कर दिया है, जिसकी वजह से जो कैजुअल लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वो भी कन्वर्ट हो रही है। एमओयू में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रख रहे हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर अटैक है। जी। ना तो कोई यूनियन मेंबर बन पाएगा, ना यूनियन बना पाएगा। जी। और सीधा सीधा जो हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है, क्योंकि उसमें कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग सामूहिक सौदेबाजी नहीं होगी। सिर्फ एक एम्प्लॉय, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगा। जी। तो उसमें ना कोई आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा जाएगा, जी। ना उसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ की कोई ध्यान रखा जाएगा, जी। ना वो लेबर इंस्पेक्टर, लेबर मिनिस्ट्री की इंस्पेक्शन में कहीं पर कवर होगा। जी। ना जो ये कोड बने हैं सिस्टम का, जितना भी वर्कर काम कर रहा है वो किसी भी दायरे में नहीं आता है। जी। जो फैक्ट्री एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है, जो पावर में 10 वर्कर काम करते थे, जी। अब उसको 20 कर दिया है, और जो नॉन पावर वाली फैक्ट्री को 20 से 40 कर दिया है। एक मीन 65% फैक्ट्री जो है वो इस कोड के दायरे से ही बाहर हो गई हैं। जी। उसमें कोई लेबर मिनिस्ट्री, लेबर इंस्पेक्टर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको इन्होंने सीलिंग को बढ़ा दिया है। जी। और कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन्होंने 20 से 50 कर दिया है। 50 तक वर्कर जहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगा, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई लेबर लॉज इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। जी। तो जो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसको भी बढ़ा दिया है इन्होंने। 8 से 9 कर दिया है, 9 के बाद 10 कर दिया है। 12 भी ले सकता है, 14 भी ले सकता है एम्प्लॉयर। जी। और जो सीलिंग थी फैक्ट्री बंद करने के लिए, पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट वाज मस्ट, उसको 100 से 300 कर दिया है इन्होंने। जी। और जो स्टैंडिंग ऑर्डर फैक्ट्री का लागू होता था, वो इशू किया है अभी। वो इन्होंने कह दिया कि जहाँ पर 300 से ऊपर एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, उन्हीं पे ही लागू रहेगा, नीचे वालों पे फैक्ट्री का स्टैंडिंग ऑर्डर लागू नहीं होगा। इसका मतलब 85% ऑफ दी फैक्ट्री वर्कर जो हैं वो इस कोड के परव्यू से ही बाहर हो गए। जी। देश के अंदर बिल्कुल वर्कर को फोर्स लोअर लेबर बना दिया है इन्होंने, गुलाम बनाकर काम करेंगे वो। किसी भी लेबर लॉ से प्रोटेक्शन उनको मिलेगा ही नहीं, सिर्फ एम्प्लॉयर को ईज ऑफ डूइंग में सारा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो कोरोना में तकरीबन 40 करोड़ वर्कर की नौकरी चली गई थी, फैक्ट्री बंद हो गई थी। जी। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी टीवी पे कि उनको काम पे रखा जाएगा, रोल पे रहेंगे, तनख्वाह मिलती रहेगी, कोई निकालेगा नहीं नौकरी से। जी। पर उसका किसी भी आज ये 1% एम्प्लॉयर ने भी उसका पालन नहीं किया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट में जाके उस जो ऑर्डर निकाला था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, होम मिनिस्ट्री ने उसको इन्होंने कैंसिल करवा दिया था। जी। तो आज तक भी वो हमारे हिसाब से वेज थेफ्ट है। गरीब आदमी के पूंजी जो सैलरी है उसकी चोरी की गई है, और आज तक वो रिस्टोर भी नहीं हुए हैं। जहाँ जहाँ काम करते थे उन्होंने, मालिकों ने कह दिया अभी हम तो लॉस में चले गए, फैक्ट्री बंद हो गई। तो अब जब रीस्टार्ट किया है, जो गवर्नमेंट ने उनको 4-5 लाख करोड़ रुपया दोबारा से कर्जा दे के चालू करा दिया, उन्होंने वो सिर्फ 50% वर्कर रखे हैं। वो भी किसी को 50% सैलरी पे, किसी को 60%, किसी को 70% सैलरी पे, पूरी सैलरी भी रिस्टोर नहीं की है उनकी। ये वैसे देश के अंदर सिर्फ पूंजीपतियों की, कैपिटलिस्ट की गवर्नमेंट है, जिसके चलते देश का जो कामगार, जिसको देश का निर्माण करता है, खुद गवर्नमेंट बोलती है फख्र से, धर्म में जैसे कि कहते हैं पूजा करते हैं, तो वो तो इन्होंने एकदम कुचल दिया सारा कुछ। तो इसके ऊपर चर्चा हुई है पूरी डिटेल में। और उसके बाद फिर जो लेटेस्ट मीटिंग अभी हमारी, जो 24 अगस्त को दिल्ली में पहली दफा हिस्टोरिकल किसान और मजदूरों ने मिलकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया है, इसके अंदर भी जो हमने मांग पत्र बनाए हैं ज्वाइंट, उसके अंदर हम वर्कर की डिमांड जो मैं बोल रहा हूँ ये सब उसमें है। किसानों की डिमांड है कि जो उनसे वायदा किया गया था, जब ये बिल वापस लिए थे कि आपकी जो आमदन डबल हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट आपकी फसल को खरीदेगी,
जी और जो भी आपदा आएगी, चाहे वो बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे कीड़ा लग जाए, उसमें आपको कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी अप्रोप्रिएट। जी सस्ते दामों पे बिजली, सस्ते दामों पे पानी, सस्ते दामों पे मुहैया कराएगी। जी जितने भी किसान मरे थे 750 से ऊपर, उनके बच्चों को कंपनसेशन और उनको नौकरी देने की बात होगी। जितने भी केस बने थे उनके ऊपर, किसानों पर, उन केसों को वापस लेने की वायदा किया था गवर्नमेंट ने। अभी तक केस कोई भी वापस नहीं हुआ है, ना कोई उनको जो वायदे किए थे वो पूरे हुए हैं। तो उसमें हमने फैसला लिया है कि 3 अक्टूबर को पूरे देश में ब्लैक डे मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर को। हाँ, हाँ जी, किसान और मजदूर मिलके पूरे देश में काला दिन मनाएंगे। जी और ये काले दिन का समर्थन करने के लिए एशिया पैसिफिक की 37 कंट्रीज जो हैं, जी जो सी की एफिलिएट हैं, उन्होंने भी डिसीजन लिया है। अभी बैंकॉक में 28-29 को मीटिंग थी जी कि वो भी इंडियन एम्बेसी पे प्रदर्शन करके हमारे समर्थन में मांग पत्र देंगे इंडिया के एम्बेसडर को। जी और उसके बाद 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश में 3 दिन का पड़ाव होगा। क्या सर? 26, 27 और 28 नवंबर को जी पूरे देश में जहाँ जहाँ पे किसान और वर्कर हैं, चाहे गांव में हैं, चाहे वो तालुक में हैं, डिस्ट्रिक्ट में हैं, स्टेट लेवल पे हैं, जी नेशनल लेवल पे हैं, वो सब जगह पे पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। जी और ये सारी मांगों के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा जी और मोबिलाइज करेंगे वर्कर को। कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट हमारे से इसके ऊपर बात करके कोई रास्ता निकाले। जी और अगर गवर्नमेंट नहीं निकालेगी तो, क्योंकि 24 तारीख को लखीमपुर खेरी में किसानों को रौंद दिया था एक स्टेट मिनिस्टर के लड़के ने गाड़ी के नीचे, जी वो भी इसका रेलिवेंस है कि भाई उसके ऊपर अभी तक, उनके ऊपर, लड़के को तो केस बनाया और बेल मिल गई, बाप के ऊपर कुछ नहीं हुआ। वो भी मांग है इसमें जी उसको भी निरस्त किया जाए मंत्री पद से और उसके भी केस बनाकर उसको अरेस्ट किया जाए। जी 26 और 27 को 2 दिन जो 27 और 28 को 2 दिन जो है, 26 को हमारा भी, हमने एक दिन की पीछे हड़ताल करी थी, वो भी उसमें रेलिवेंस है। जी और 27 और 28 को किसानों ने धरना शुरू किया था बॉर्डर के ऊपर, जो उनको रोक लिया था वहाँ जी में, वो भी एक उसमें रेलिवेंस है। जी उसके बाद दिसंबर या जनवरी में अगर सरकार बात नहीं करेगी और अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं करेगी, 2 करोड़ जो नौकरी देने की बात करते थे, अब लोगों की सबकी नौकरियां चली गई हैं, तो फिर मजबूरन दोबारा बैठक करेंगे और बैठक करके फिर कोई डायरेक्ट एक्शन की बात करेंगे। इसको हमारी वर्किंग कमेटी में इंडोर्स किया गया। जी जी। और सर, ऐसा नहीं लगता है कि अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है, इसमें गवर्नमेंट वर्कर और ट्रेड यूनियन दोनों को कमजोर करना चाहती है? वर्कर का तो एक्सप्लॉयटेशन समझ में नजर आ ही रहा है, और जो 4 जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो उस पे भी लगता है कि ट्रेड यूनियन पर शिकंजा कसने का प्लानिंग है सरकार की। उसमें कस दिया जी, प्लानिंग नहीं है, कस दिया है उसमें। अब कोई भी देश के अंदर वर्कर अगर उसकी मांग को मालिक नहीं मानेगा, तो पहले उसके बाद लास्ट रिजॉर्ट होता था कि वो अपनी वर्किंग कमेटी में, नेशनल वर्किंग कमेटी में डिस्कस करके स्ट्राइक नोटिस देकर हड़ताल पे जा सकता था। इसमें उनको कंप्लीट इन्होंने उसको रोक दिया है जी उसमें ये भी प्रोविजन कर दिया है कि अगर कोई हड़ताल पे जाएगा इस कानून बनने के बाद, वो गैर कानूनी होगा। गैर कानूनी में मानता, रिकॉग्निशन विड्रॉ होगी, उनके दफ्तर सील होंगे, बैंक अकाउंट सील होंगे, पुलिस में डेटा को पुलिस विदाउट FIR कहीं पर भी अरेस्ट कर सकती है। ना वो धरने पे बैठ सकते हैं, ना वो गेट मीटिंग कर सकते हैं, ना रैली कर सकते हैं, ना वर्क टू रूल कर सकते हैं। और उनकी जायज मांग के लिए अगर वो एजुकेशन करेंगे, बाहर से कोई उनको मॉरली, फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट करेगा, वो भी हड़ताल में माना जाएगा। तो ये तो कानून इन्होंने बना दिया, ये तो डिफेंस के अंदर लागू भी कर दिया इन्होंने। डिफेंस की जो ये सारे पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर कौड़ियों के भाव में बेच रहे हैं जी। तो उसमें चाहते हैं कि कैपिटलिस्ट जो गवर्नमेंट है, कैपिटलिस्टों के हित में काम कर रही है, और कैपिटलिस्टों को ही कुछ चंद जो मतलब गिने चुने कैपिटलिस्ट हैं, उन्हीं को ही अरबपति बनाकर और उन्हीं के ऊपर सरकार भी डिपेंड करेगी और देश भी डिपेंड करेगा, और वर्कर तो उसका गुलाम रहेगा। ये पुरानी ट्रेडिशन है, उसी के ऊपर सरकार चल रही है।
मतलब जो नेशनलाइजेशन जो किया गया था, सरकारीकरण सभी इंडस्ट्रीज को, चाहे रेल हो, कोल हो या अन्य हो, तो उसको उसको मतलब फिर से माने उसको किया जा रहा है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन? देखिए, राष्ट्रीयकरण जो किया था वो राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था कि कुछ एसेंशियल एक्टिविटीज हैं जो आम देश के नागरिक के लिए चुनी हुई सरकार जो उनके नागरिक द्वारा है वो उसकी सुविधाओं का ख्याल रखेगी। उसमें चाहे भारतीय रेलवे है, चाहे उसमें आप हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं जो बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, फ्री इलाज कराएंगे, और गवर्नमेंट की जितनी भी सरकार देश की रक्षा करने के लिए जो सामान तो गोले बनाती हैं फैक्ट्रियाँ, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा। बैंक इसलिए नेशनलाइज किए थे कि वो गांव तक जाएगा, आम किसान गरीब आदमी को कर्जा देगा, वो अपनी गुजारा करेगा वहाँ बैंक से। रोजगार भी लोगों के लिए पैदा किए थे। अब वो सारे के सारे कैपिटलिस्टों के हाथ में जा रहा है। नेशनलाइज जो थे अब उसको फिर दोबारा से विड्रा करके उसको प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे हैं। ऐसे कोल माइन के अंदर 70 से पहले गुलाम थे, वो मर जाते थे, मार देते थे, उसको नेशनलाइज किया था कोल कंपनियों को, अब उसको भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो मेरी जहाज तो ऑलरेडी पहले इन्होंने गौतम अडानी के हवाले कर दिया सारा। अभी गौतम अडानी रेलवे भी चला रहे हैं। तो चंद मुट्ठीभर आदमी हैं जिनके पास देश का तकरीबन 70% से ज्यादा वेल्थ उनके कंट्रोल में चली गई है। और 82 करोड़ को 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, क्योंकि आप खाना खाते रहो और जब वोट आए तो वोट हमें देते रहो। तो ये तो सरकार की नीति है, ओपन नीति है, और उन्होंने ओपन कह दिया कि हमारे को ना तो कोई PSU रखना है, ना गवर्नमेंट सेक्टर रखना है। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू रन द बिजनेस, गवर्नमेंट हैज टू बी द गवर्नेंस ओनली। तो उस मंत्र के हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का वो मंत्र है, जब पैसा देता है कर्जा तो ये मंत्रों को देता है कि भाई सरकार इसके ऊपर काम करे। जी जी सर, एक चीज अंतिम सवाल है कि ये आपको कोल सेक्टर से एक 5 ट्रेड यूनियन मिल करके वेतन जो समझौता लेकर के इन लोगों ने स्ट्राइक का नोटिस दिया था, जिसमें फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनने कह दिया था कि मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं नहीं स्ट्राइक में शामिल होऊंगा। इस पे आपकी कुछ है क्या? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि शामिल नहीं होगा। उन्होंने ये कहा था कि इसमें एक आइटम एक आइटम के साथ और भी आइटमें जोड़ देते जो समझौते के अंदर थी, जो JBCCI के डिसीजन के अंदर थी, वो कि एम्प्लॉय मर जाता है, उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, मेडिकली अनफिट हो जाता है, फेफड़े काम करने बंद कर देते हैं, कोला अंदर जाके जम जाता है, तो उनको अनफिट करके उनके आश्रितों को कम से कम जिंदा रहें, उनको भी नौकरी दे दें। तो उनका कहना था कि 2-4 दूसरे सवाल जो गवर्नमेंट नहीं मान रही है वो भी डाल देते हैं इसमें। तो बाकी तो इस विषय पे अगर देश के जो ऑफिसर हैं वो पहली दफा कोर्ट में गए हैं, न्यायालय में, कि वर्कर का पैसा क्यों बढ़ाया। अरे भाई, तुम यूनियन चलाते हो, ये जाओ कि तुम्हारा पैसा बढ़े। तो समझ में आती है बात। अब ये पहली दफा नया सीन चला है मैनेजमेंट से मिलके कि भाई आप वर्कर को ज्यादा दे दिया। तो अब उनके पेट में क्या दर्द है? वर्कर को वर्कर कमा के दे रहा है, अपनी जान को गांव पे लगा रखी है, नीचे सांस नहीं आता है। मतलब माइन में जाने पर वहाँ पर नीचे के सांप बिच्छू घूम रहे होते हैं। तो ये ऑफिसर हम नीचे कभी गए नहीं है माइन में। तो वो तो जस्टिफाई मतलब किसी हद से होता भी नहीं है। खैर, उसमें नाथूलाल ही पहली दफा कोर्ट में गए थे, कोर्ट से रिजेक्ट हो गया था। दूसरे कोर्ट में उस कोर्ट ने सुनी नहीं है। तो अभी उसके ऊपर भी मेरे ख्याल कोल कंपनी ने भी तय किया है कि हम अपील में जाएंगे और हम भी HMS भी अपील पे जा रहा है। तो कोल कंपनी सर अपील में चली गई है। कोल कंपनी जो है उन लोगों ने जबलपुर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दिया है। जी, क्योंकि इसमें बाइपार्टाइट समझौता है ये। जी ये द्विपक्षीय समझौता है मालिक और मजदूर में। उसमें किसी के पेट में क्या दर्द हो रहा है, हमें तो ये नहीं समझ में आता कि देश में कानून कोई है ही नहीं है। कोई खोसा नहीं गया है। बाकायदा गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अंदर वो नेगोशिएट हुआ है, उसके ऊपर कैलकुलेशन हुए हैं, फाइनेंस ने उसको वेट किया है और कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है। तो ये अब ऐसा अंधेरगर्दी मचा रखी है, क्या कर सकते हैं।
नहीं सर, तो ये हम भी जानना चाहेंगे कि जैसे ये लोगों ने डिसीजन दिया स्ट्राइक में जाने का कि अगर मांगे नहीं पूरी की गई तो स्ट्राइक में जाएंगे, तो एचएमएस भी साथ में रहेगी ना स्ट्राइक में? हाँ नहीं, अभी तो एक ही मांग रखी है उन्होंने। वो नाथूलाल चाहते थे दूसरी भी जुड़ जाए। अभी तो उन्होंने ये रखी है कि जो हमारी तनख्वाह मिल गई है बढ़ी हुई, जो फैसले के मुताबिक वो कटे नहीं, वो कटे नहीं, वो उसको कटे ना। ये एक इशू है उनका। जी। तो वो इसलिए 5 तारीख से रखी है क्योंकि 3 तारीख को सैलरी सारी बढ़ जाएगी जी तो पता लग जाएगा कि भाई सरकार काट रही है नहीं काट रही है। और मेरे ख्याल से वो अपील में जाने का फैसला किया और वो चले गए हैं, तो अब वो काटेंगे क्यों? जी 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 ये जो आशंका थी ना वर्कर को कि भी शायद काट ना दें ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हाई कोर्ट ने उसको क्रैश कर दिया है एग्रीमेंट को। और डीपी को कहा है अभी आप इसको एग्जामिन करके सबमिट करें अपनी रिपोर्ट, क्योंकि वो पेंडिंग है रेट अभी कोर्ट में। जी जी जी। तो मेरे ख्याल से तो हर वर्कर या यूनियन का ये काम तो नहीं है कि हम चलती भी अपने काम को ही रोक दें। तो वो तो ये कि गवर्नमेंट से बातचीत करने का जरिया एक रखा था। अगर गवर्नमेंट उससे सुन के और कह दे कि भाई हम कोर्ट में चले गए, हम कोर्ट में गए तो हम खुद ही क्यों आप ही काटेंगे। तो जब कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि उस डिसीजन को गवर्नमेंट मान नहीं रही कोल कंपनी ना, ये गलत है ये डिसीजन। जी जी जी। तो इनको मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बातचीत हो जाएगी इनकी।